अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई का जो सैलाब है, जिसे 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम है जो वो परेशान है। दूसरा, जो महंगाई के साथ साथ बिजली के जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली के बिलों से अवाम खुदकशियां करने पर मजबूर है। टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्सेस की रेट्स बढ़ाई गई हैं, टैक्सेस की तादाद बढ़ाई गई है, उससे अवाम परेशान है। ऐसे मौजूदा हालात में अवाम को सुख का सांस किस तरह मिल सकता है, किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है और एनर्जी क्राइसिस में किस तरह अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है, उम्मीद है या नहीं है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव खुर्शीद अली खान साहब, आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी केमिकल इंपोर्टर एंड ट्रेडर्स। उनके साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर कानून है। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर कानून है, एडवोकेट हाई कोर्ट है। राव खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि चैम्बर के ताल्लुक है, ताजरों से ताल्लुक है। जो मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमर है वो बिजली के बिल्स हैं या टैक्सेशन है, आप क्या समझते हैं? बिजली के बिल जो है उसका वो तो एक डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं हर बंदे की ज़ात पे, वो गरीब आदमी है। टैक्सेशन तो फिर भी एक पर्टिकुलर क्लास है उस तक पहुंचती है, फिर उसमें कई मतलब इंटरेस्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो बिजली की वजह से ना तो आपकी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि आपने जो भी आपके इस वक्त हमारी मतलब अगर आप समझ लें कि डॉलर की वजह है, यानी हमारे पास करेंसी की प्रॉब्लम्स है, इवन हमारी इंपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। मैं अपनी बिजनेस लाइफ में पहली दफ़ा ये फील कर रहा हूँ कि आप किसी मुल्क से कोई चीज़ मांगें तो वो सबसे पहले ये पूछता है आप पैसे कहाँ से दें। मैं कई लोगों को जानता हूँ, बल्कि इवन हमारा ऑफिस का लड़का है, उसकी 25,000 रुपये के 30,000 रुपये सैलरी बेचारे की, उसका 20,000 रुपये का अपने बिजली का बिल आया था। लेकिन ये ना बिजली का हमारा क्राइसिस जो है ना, ये समझ लें कि हमने कोई ये 30-40 साल में पाला है। जो हमने हाइडल पावर थी उसको छोड़ दिया, कालाबाग डैम को पॉलिटिकली हमने ख़राब कर दिया, यानी एक बनाया सेक्टर बनाई बिजली, और जो 50 पैसे भी शायद उसकी कॉस्ट नहीं आनी थी वो आ गया। और तीसरा ये कर दिया कि हमने जो बदकिस्मती ये हुई कि हमने बिजली को पॉलिटिसाइज कर। आपको शायद याद होगा कि पहले इलेक्शनों में ये होता था कि जिस गांव में आपने वोट लेने हैं वहाँ एटलीस्ट आप खंबे जाके गिरा, और आपने ये नहीं देखा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है बिजली की, और हम दे कितने सकते हैं, बना कितने सकते हैं, हमारे पास है कितनी। हालांकि गाँव के लोग जो इतनी मुश्किल में नहीं थे, मैं समझता हूँ बिजली के आने से पहले कम से कम उन्होंने अपनी लाइफ सेट की हुई थी उसी सिस्टम में, और वो बेचारे थोड़े से पैसों में गुजारा कर लेते थे। अब बिजली के इस सर्कल में वो बेचारे फंस गए हैं गरीब आदमी। और इसी तरह इंडस्ट्री है कि आपका मेरा ख्याल पूरे इस एशिया में हमारा जो फ्यूल का रेट है वो इतना ज़्यादा है। दुबई में का जो सी फ्रेट है वो कम है, और लाहौर से कराची का किराया ज़्यादा है। यानी आपकी कोई सिंपल आदमियों की, और हमने वो पॉलिटिसाइज करके हमने ये किया कि खंबे गिराए, उसके बाद सोचा कि बिजली फौरी तौर पे कैसे बनाई जाए। फौरी तौर पे तो थर्मल ही थी, और थर्मल दुनिया का महंगा तरीन सेटअप है, और वो मुल्क थर्मल बनाया जिसके पास तेल अपना हो ही ना, जो ऑलरेडी तेल भी इम्पोर्ट कर रहा हो। हमने थर्मल के प्लांटों को बेदर्दी से लगाए, इवन अपने और बहुत सख्त मुआहदे किए। मैं आप हैरान हो गए, कोट अद्दू पावर कंपनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, उसको बेच के नेशनल पावर यूके को, और बाद में उनसे मुआहदे तो सिंपल एक यानी एक शिकी उसकी यानी लाजवाब है कि जी जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपसे बिजली हम लें ना लें, पैसे देंगे आप बनाएं आप ना बनाएं, हम ये बाय बैक एग्रीमेंट फॉर 30 ईयर। सबसे बड़ा जो अब आप कहते हैं ना कि वो उसमें जब हमने अपनी जो बिजली की कैपेसिटी थी जो ट्रांसमिट करने की वो नहीं बढ़ाई। अच्छा आशिक साहब, जिस तरह महंगाई की स्पीड जारी है, 38% औसत उसकी आ चुकी है, वैसे हफ्ते रोज़ा की तो वो 50 से भी ऊपर चली जाती है। इतनी महंगाई में अवाम सियासत को देखेगी या वोट डालने को देखेगी, या मियां नवाज शरीफ साहब को देखेगी, या इमरान खान को देखेगी? आप इन हालात को किस तरह देख रहे हैं? काफ़ी सारे अयूबी सब ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ के बिल देने का कंसेप्ट ही नहीं है। सही कह रहे हैं। जगीरदाराना निज़ाम है, कबाइल हैं, और ऐसे काफ़ी सारे पाकिस्तान में एरियाज़ हैं। और दूसरा, हमारी बिजली ज़ाया बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह कि सिल्वर की केबल है, तांबे की नहीं है। अगर इसको हमने ट्रांसफ़र करना है बिजली को 5 किलोमीटर, तो अगर ये तांबा की केबल होगी तो 1 मेगावाट इस्तेमाल होगा। सिल्वर की वजह से ये 1.5 मेगावाट इस्तेमाल, ये भी एक वजह। दूसरा, हम जितने भी बिजली के बिल हैं ये हम IMF के मरहून मिन्नत है, हम उसके अगर हम उसकी नहीं मानेंगे, अगर इजाफा नहीं करेंगे उसके शराइत के मुताबिक, तो हमें अगली किस्त नहीं। अच्छा आशिक साहब, आप समझते हैं IMF उसको बिजली के चक्कर में पड़ सकता है?
उसका तो मसला ही नहीं है बिजली हमारा गैस का, उसका तो मामला है आपने डॉलर यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। उसने वो तो हमें जो चोरी के जहाँ जहाँ चोरी है टैक्सेशन की, टैक्स की जहाँ जहाँ चोरी होती है उसको निशानदेही करता है, यार यहाँ से टैक्स लो, अशराफिया से लो। IMF ने जो कहना है जी कि बिजली सेक्टर को इतना हाई कर दो, उतना हमने करना है। और उन्होंने कहा गैस के रेट बढ़ा दो, वो हमने बढ़ाने हैं। तो इसका हल यही है कि बिजली चोरी होने से बचाया जाए। और ये जो बिजली लोगों को फ्री दी जाती है ऑफिसर्स को, सेक्शन 25 है कानून आईन पाकिस्तान का, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, उसके मुताबिक सारे सिटीज़न एक जैसे हैं। अब एक रेडी वाला जो है वो अपना बिल खुद अदा करता है, एक 10 लाख रुपये तनख्वाह वाला बंदा है उसका बिल गवर्नमेंट अदा कर रही है। इस तरह बिजली चोरी होती है, ज़ाया होती है और फिर उसके प्राइसेस हाई होते हैं। 5 मिलियन उसकी बिजली जो फ्री इस्तेमाल हो रही है, तो वो एक फ्री इस्तेमाल हो रही है, उसको भी हम चोरी के ज़ुमरे में कहेंगे कि वो भी चोरी हो रही है। वो हमारा राइट है, लेकिन चोरी भी तो इदारे खुद करवाते हैं ना, इदारों को गवर्नमेंट बगैर तो कुछ चोरी नहीं कर सकता। अयूबी साहब, गवर्नमेंट खुद बिजली के बिल नहीं पे करती। पंजाब गवर्नमेंट है कोर्ट फीस की मद में, टोकन फंड्स की मद में इतने पैसे अरबों रुपए इकट्ठे करती है, और कभी उन्होंने कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिसका प्रॉपर्टी टैक्स दिया हो। आशिक साहब, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, चलो जो कंपनी बिजली की हैं वो घाटे में है, नुकसान में जा रही हैं जी, लेकिन ये पंजाब में तो वो तो मुनाफे में है, उसके बावजूद भी इसका पंजाब का सबसे ज़्यादा रेट उनके साथ बराबर कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता है। ये भी तो सबसे बड़ा अलमिया है ना। नहीं वो तो ठीक इसमें है, कानून नहीं कहता कुछ भी। नहीं कानून कहता है, लेकिन इक्वलिटी जो है ना वो देखनी है। रेट तो सारे पाकिस्तान में एक होना है। अच्छा। कोई नहीं कि कहाँ बिजली कम इस्तेमाल होती है, सिर्फ चोरी जो है वो पंजाब में भी हो रही है। पंजाब के ऑफिसर को भी फ्री बिजली मिल रही है, सिंध वालों को भी मिल रही है, और सिंध में और KPK में बहुत ज़्यादा चोरी होती है। कई ऐसे मान लिया हो रही है, लेकिन लेस्को जो लाहौर की है पंजाब में जो है वो मुनाफे में है कंपनी, उसके बावजूद भी वो भी रेट बढ़ा देते हैं। जो मुनाफे में चलो खसारे में कोई चीज़ जा रही है उसको चलो रेट बढ़ा दी हुई है खसारा पूरा करने के लिए, वो ताकि रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो मुनाफे में उसके भी उस रेट बढ़ा दिए जाते हैं। नहीं वो चूँकि ये उन्होंने अलग कंपनी बनाई हुई हैं, डिवीज़न वाइज लाहौर की है, गुजरांवाला की है, तो लेकिन जब उन्होंने प्राइस बढ़ाने हैं तो ओवरऑल बढ़ाने। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, एनर्जी क्राइसिस और इसकी कीमतों का तो अगर आम बंदा इसको समझना चाहता है किस तरह क्या वजूहात हैं और इस क्राइसिस के पीछे बैकग्राउंड क्या है, आप इन सारे हक़ाइक़ को किस तरह हमारे आवाम के सामने रखें? असल में अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा, एक तो ये टेक्निकल इशू भी है और ये मुश्किल काम है। इसमें सारा जो ज़िम्मेदारी है ना हमारी एनर्जी क्राइसिस ख़ास तौर पर, उसके अंदर 100% ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत की है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इस एनर्जी क्राइसिस का जिम्मेदार कौन। बिजली भी तो उन्होंने वो कह मैं ये तो उन्होंने खत्म नहीं, किया था। बुरहान वाली बात ही गलत है। जी जी, आपने एग्रीमेंट सारे गलत किए, देवर लोडेड एग्रीमेंट। लोडेड एग्रीमेंट से क्या मुराद है कि उसके अंदर बेताशा किकबैक और कमीशन है। आप इस वक्त ये समझने की बात है कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तानी रुपए में नहीं बात समझाऊंगा वो लोगों को, इस वक्त अमेरिकन डॉलर के रेट में पाकिस्तान में सबसे दुनिया की महंगी बिजली दी जाती है। 21 सेंट पर यूनिट के हिसाब से आप यूनिट ख़रीद रहे हैं, 21 से 22 बल्कि 65 से 66 रुपये का यूनिट आप ख़रीद रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। दुनिया में किसी के तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ये रेट नहीं है। 21 सेंट। इंडिया में 7.8 सेंट्स का एक यूनिट है, बांग्लादेश में 8.7 सेंट्स का एक यूनिट है, और यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका में भी 10 सेंट से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का आपने जनाजा उठा दिया है, 21 सेंट 22 सेंट में दे रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं जी हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। ये कॉस्ट पूरी हो ही नहीं सकती, इसकी एक वजह है। आपका जब एग्रीमेंट हुए इन दोनों हुकूमतों की मिली भगत से, उमर साहब दोनों हुकूमती मिली भगत से जो मुआहदे हुए, इसको वहाँ ब्रेक से मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद यहाँ से आपकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, दोनों हुकूमतों ने मिलकर जो मुआहदे किए वो सारे फ्रंट लोडेड थे। फ्रंट लोडेड से क्या मुराद होती है जी जी कि हमारे मुल्क में जब 1 मेगावाट लगता रहा वो $1.3 मिलियन कॉस्ट पे लगता रहा। सिमिलरली जब उसी वक्त में
इंडिया में और बांग्लादेश में वो 7 से 8 लाख डॉलर पर मेगावाट कॉस्ट पे लगता रहा। इसका मतलब ये है कि हर मुआहदे में 5 लाख डॉलर पर मेगावाट के कमीशन किकबैक वसूल की गई है। और उसके बाद क्या किया गया, उस कमीशन किकबैक के अंदर जिन मालकान ने लगाया गया, उन्होंने कहा जी आपने 20% अपना सरमाया लगाना है। उन्होंने जो 20% सरमाया लगाना था 80% बैंकों से लिया, तो मीनिंग देर बाय के उन्होंने पहले दिन ही ज़ीरो सरमाए के साथ ये सारे लगाए, तमाम पैसे डबल करके बाहर निकाल लिए और अब पाकिस्तान की अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और कहा गया कि ये जो फ्रंट लोडेड मुआहदे इसका टैरिफ पाकिस्तानी अवाम अदा करेगी और उसको डॉलर के साथ रिलेट कर दिया गया, जिससे जुल्म के ऊपर दर जुल्म हुआ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक इंतहाई करीबी जो एक पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वक्त, वो कहते हैं ये सिर्फ लूट मारा, इसके अलावा कुछ नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम फौत भी हो जाएगी तो ये पैसे पूरे नहीं दे सकेगी इसके। जो उमर साहब कौन पूछेगा, किससे पूछेगा, तो ये मामला ये सर किसका काम है? ये बेसिकली एहतसाब के इदारों का काम था जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर लगे रहते हैं। उन्होंने कभी जोर ही नहीं दिया कि पाकिस्तान में कितना बड़ा जुल्म। आप देखिए, बात समझिए, जो पहले हमने बताया कि आपने मुआहदे गलत तौर पर 40,000 मेगावाट के कर लिए। जब आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ही 24,000 मेगावाट की है तो आपको 40,000 मेगावाट के मुआहदे क्यों करने हैं? सिर्फ कमीशन और किकबैक के लिए करते गए। और वो इसको कहते हैं अंधाधुंध। नहीं सर, इस्तेमाल, इनको तो पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको अगर देखे, उनमें भी नेशनल मीडिया पर बैठ कर नाम लेते अच्छे नहीं लगते। मैं आपको बैलेंस शीट्स कहता हूँ, खुद आप सब पब्लिक लिस्टेड कंपनियां 2-2 साल 4-4 साल से बंद है, हर एक का प्रॉफिट 150% है। 150 पर जितनी उनकी लागत है उससे 1.5 गुना हर साल का प्रॉफिट है, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। अच्छा राव साहब, आपने बड़ी तफसील से बात सुनी उमर साहब की, बिजली की भी और महंगाई की। ऐसी सूरत हाल में कोई हुकूमत है, आपको लग रहा है ये पॉलिटिशियन कोई आके आवाम को वाकई को रिलीफ मिलेगा जिस तरह हालात जा रहे हैं, जिस तरह मुआहदे किए हुए हैं और जो हम आवाम के साथ कर रहे हैं? देखिए सर, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, और जब आपके पिन पॉइंट भी देखें ना, ये नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे मसाइल क्या है, हमें पता है कि हमारे मसाइल क्या है। मतलब जिस तरह अभी ये इन्होंने बिजली के बारे में भी बताया कि हमने एग्रीमेंट्स इस तरह किए हुए हैं। हम गैस के बारे में, जो गैस सस्ती गैस ले सकते हैं जो हमारे बॉर्डर के ऊपर पड़ी है वहाँ तक आ चुकी है। बल्कि इवन हमने तो मैं ख्याल सोने पे सुहागा हमने ये किया कि वो गैस जो हमने इंडस्ट्री के लिए यूज़ करनी थी वो हमने गाड़ियों में उड़ा दी, और हमने उस वक्त हमने उसके वो भी बेचे, लाइसेंस बेचे, और बल्कि जाते जाते आज वो नहीं नज़र भी नहीं आते कहीं। हाँ, नज़र ही नहीं आ रहे। यानी ये इस वक्त उस वक्त ये बड़ा थोक का काम था कि जी आप 20 लाइसेंस दें, आप 30 लाइसेंस दें, आप 40 लाइसेंस दें। हमने कोई भी जो एनर्जी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी थी, हमने उस नेमत का बेदरेग जालिमाना तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छा हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, हमें हर बात का पता है। हम क्या करते हैं, हम आर्जी तौर पे सलूशन ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली डॉलर जा रहा था 350 पे, हमने सोचा कि ये डॉलर कम कर, ना बाहर से आया, ना कोई एक्सपोर्ट हुई, ना कोई इमदाद आई। हमने डेंगा मश्ती कर के जनाब उसको पकड़ा, उसने खरीदे थे, डॉलर जनाब आ गया। तो मैं उसको बस लोग कहते थे ये बहुत बेहतरी हो रही है। एक बेहतरी फिजिकली क्या बेहतरी है? अच्छा, ये फिर ऊपर चली जाएगी। राव साहब, चलो पॉलिटिशियन के ऊपर हम ज़्यादा इल्ज़ाम रखते हैं, सियासतदानों ने ये मुल्क के साथ कर दिया, ये कर दिया। 190 रियासती इदारे हमारे, CSS करके आता है, PSS जो करके आता है, माफलातून आते हैं, वो जो जिनको हम नाकाबिल तस्कीर समझते हैं, उनके आने से क्या ये 76 साल में कोई इदारों में कोई सलाहत, रिफॉर्म्स, कोई बेहतरी कुछ इदारों में, उनकी वजह से, चलो सियासतदान तो हम समझ लेते हैं, लोग कहते हैं पागल हैं, अपना पेट भरते हैं, करप्शन करते हैं। जो इदारों में CSS करके बैठे हैं, बड़े बड़े अफलातून बैठे हैं, फिर इदारों में क्यों नहीं बेहतरी आ सकती? क्योंकि रेलवे भी, PIA भी, बड़े बड़े इदारे जो खसारे में जा रहे हैं, उनकी भी तो वजूहत होंगी। देखिए सर, बात पता क्या है, सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट चलाने का है वो ये है कि इलेक्शन होते हैं, उसमें गवर्नमेंट बनती है, उसके नीचे इदारे होते हैं और इदारे काम चला रहे होते हैं, ऊपर उसको लुक आफ्टर जो है वो पार्लियामेंटेरियन कर रहे होते हैं। जबकि प्रैक्टिकली ये सब उल्ट है, ऐसा हो ही नहीं रहा होता। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन हुए आज तक उसको मैनेज किया जाता है,
और उसको मैनेज करने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। पहली बात तो ये होगी कि ये मुकम्मल तौर पे पॉलिटिशियन भी खुद मुख्तार नहीं होते, और ये समझते जितनी खुद मुख्तारी हमारे हथे आई है ना उससे हम जेब भर लें। इनका करैक्टर वैल्यू ये है कि इनको पता है कि मैं आर्जी तौर पे लाया गया कुछ अरसे के लिए। और जो दूसरी बात है ना, जो आप कहते हैं कि जी बड़े पढ़े लिखे आदमी, अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 22वें ग्रेड की जॉब है, आप सिर्फ अपना मतलब निकलवाने के लिए एक 18वें या 19वें ग्रेड वाले को ला के वहाँ बैठा देते हैं, और आप उसको कह देते हैं बाकायदा कि भाईजान अगर तो तुमने मेरे मर्जी के काम किए तो तुम इस सीट पे बैठोगे। मैं बिल्कुल वो नेशनल टेलीविजन पे नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो कैपेबल ही नहीं है, 19वें ग्रेड के या 22वें ग्रेड की जॉब पे बैठे हैं। वो तो उनका तो दीन मान ही ये हो गया कि जी हमने अपने बॉस को खुश करना है। वो कोई किताब नहीं यूज़ करते, कोई इल्म नहीं यूज़ करते, वो कोई कुछ नहीं, उनको सब पता है। और वो बल्कि बस उनका क्या मकसद है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान चले गए, सारे पढ़ लिया। ना हमारी 76 साल में रिश्वत कम हुई, ना रिश्वत का बाजार कम हुआ, ना हमारे कोई किसी चीज़ में इदारे में जिसको आज खुशी से कह सकें ये इदारे प्रॉफिट में है, पाकिस्तान के कौमी इदारे ये प्रॉफिट में है। इनको देख के लोग इनको तकलीद करें, इनको ऊपर फोकस करें, आप भी तरक्की करें, कह सकते हैं। देखिए सर मेरी बात सुने, जो मैं समझता हूँ आज भी ये गवर्नमेंट हुकूमत जब भी किसी सिस्टम को बेहतर करना चाहती है ये कर सकते हैं। ये आप मतलब इसकी मैं मिसाल आप ट्रैफिक पुलिस ले लें जो मोटरवे पे है, ठीक है, वही पुलिस का हिस्सा है। अभी भी अब तो खैर थोड़े से उनके काफ़ी हालात मतलब वैसे नहीं रहे, लेकिन हम सब लोग अक्सर मिसाल देते हैं उनकी, यार वो हम में से ही है ना। इसका मतलब ये है कि हम जो ऊपर सिस्टम जो चला रहे हैं ना उनको मैसेज ये दे रहे हैं कि भाईजान काम को आपने नहीं करना, आपने अगर आगे आना है, आपने अगर अपनी ताकत से अपनी कैपेसिटी से ऊपर बड़ी सीट पे बैठना है तो आपको ये करना पड़ेगा जो हम आपको जागीरदाराना सोच, वडेराना सोच, वो मेरा हुक्म मानना है तो आप कामयाब हो, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल, बस उसी चीज़ ने जब देखें आपको इल्म है, आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज या इल्म तो उस सूरत में ही है ना जब आपको अप्लाई करने दिया जाए। जब आपको कहें यार मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी मिनिस्टर के दफ्तर में चले जाए, हराम है एक भी कोई उस महकमे से मुतल्लक बात हो रही हो, जितने लोग आए होंगे कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई कमीशन, कोई ठेका, कोई उसका फलाने की ये काम करा दे, फलाने का ये काम करा दे, हम सारा दिन इसी सिस्टम पे लगे हुए हैं और इसी तरीके पे लगे हुए हैं। अब बदकिस्मती ये है जो असल में मैं जिस पे बड़ा दुख की बात है, जो सर ने भी कहा था कि लोगों को जोड़ें, हमें अभी भी एहसास नहीं है। हमारी जो अपर क्लास है जिसने ये सिस्टम ठीक करना है उसको अभी भी एहसास नहीं है कि हम कहाँ जाए। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, जिस तरह मरीम नवाज ने कल वफाकी चैम्बर में कहा था, पता तो हुक्मरानों को सबको होता है होना क्या चाहिए। उन्होंने 3 साल का कहा था आंखें बंद कर लें, किसी को कुछ ना पूछें कहाँ से आया कहाँ से नहीं, काम करने दें सबको। क्या वाकई 10 साल के लिए छूट दे दी जाए, किसी कुछ नहीं, इनकम सोर्स पूछा जाएगा, जो करना है करो, बिजनेस चलना चाहिए, कोई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट जो एमनेस्टी है ना इस तरह की पाकिस्तान में 24 दफा आ चुकी है पाकिस्तान, लेकिन उसमें किसी 24 दफा भी आई है तो 24 दफा उसमें मुखलिस एक भी एमनेस्टी नहीं थी जिसमें कोई हुकूमत या इदारा मुखलिस होता। नहीं सर, लेकिन आप फिर देख लें, लोग कभी टैक्स नेट में शामिल नहीं होना चाहते। वो लैक ऑफ जो ट्रस्ट है ना आपस में, फिर टैक्स सिस्टम को दुरुस्त कर लें, वो उसमें रिफॉर्म लें, उसमें सलाह लें। आप एमनेस्टी से बेहतर है कि टैक्स की कलेक्शन के निज़ाम में चैम्बर्स को, जिसको मैं 5th पिलर कहता हूँ, ताजरों को, सनतकारों को, ये 4 पिलर बना के बैठे। असल पिलर है 5वां जो इस मुल्क में कारोबार करता है, उसके हवाले करें टैक्स का निज़ाम और कलेक्शन। तो उसके बाद देखिए आपको किसी एमनेस्टी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपके पैसे भी टारगेट, जब ताजर ये कहते हैं जी आपको ये 9,400 अरब चाहिए, आप 5th पिलर के हवाले कर दें, तमाम शहरों के चैम्बर्स को इन्वॉल्व कर दें और तमाम ट्रेड बॉडीज़ को इन्वॉल्व कर दें कि वो अपनी कलेक्शन करके जमा करें। तो उसके बाद क्या ज़रूरत है सरकारी अफसरों के हाथों में छड़ी पकड़ाने की या लोगों के साथ बदतमादी पैदा करने की। बात यह है कि ये बात एमनेस्टी से नहीं हल होगी, ये बड़ी क्लियर मैं आपको बात बता दूँ। इमरान खान ने अभी इतनी बड़ी एमनेस्टी दी हुई थी, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना कुछ फर्क पड़ गया। पाकिस्तान में लोग किसी सूरत टैक्स सिस्टम में, टैक्स नेट में नहीं शामिल होना चाहते, चाहे उसके लिए उनको फाइनेंशियल कुर्बानी देनी पड़ती है, रिश्वतें देनी पड़ती हैं वो, लेकिन कहते हैं हमने टैक्स नेट में नहीं लाना। ये हुकूमत एक तरफ खड़ी नहीं होती, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में।
इकोनॉमी के ऊपर आपको करना पड़ेगा एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बैठकर, जिसमें मैं फिर कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट रोल ट्रेड बॉडीज और ट्रेडर के नुमाइंदों को दे दिया जाए। सही कह रहे हैं। आप अफसरों के पार्टनर तो वो हैं, हुकूमत के फिफ्थ पार्टनर तो वही पिलर, हैं। यू शुड रिकॉग्नाइज देम एज फिफ्थ पिलर। आप मुल्क, इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है जिसमें सारे लोगों को आम माफ़ी दे दीजिए। अब तो ये मैं कहता हूं सबको माफ़ कर दिया जाए और नए सिरे से आज से हम तैयार करके काम शुरू करें कि हमने इस मुल्क की अवलियत रखनी है और इस मुल्क के लिए काम। आपको मैं बताऊँ 100% स्मगलिंग इदारों के ज़रिए निगरानी होती है और जितने उसमें मेरे ऐसे ही आम का क्या ताल्लुक है स्मगलिंग से। और एहसाब का निज़ाम के नाम लेकर हज़ारों अरबों रुपए उस पर ज़ाया कर दिए जाता है, रिकवरी होती है। आप मुझे बताएं, स्मगलिंग मैं तो नहीं करवा सकता। आपके बॉर्डर पे कौन बैठा हुआ है? कस्टम वाले भी इवन 20 किलोमीटर अंदर बैठे होते हैं बॉर्डर के। ये जब ये ट्रालों पर माल आता है तो वो हर चेक पोस्ट से गुजरता है। 18 या 20 चेक पोस्टें हैं। समवन इन माई सिंध में मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि 28 चेक पोस्टों पर पैसे देकर ईरानी तेल आता है। 28 चेक पोस्टों पर पैसे देने पड़ते हैं, फिर ये ईरानी तेल बिकता है। ईरान आपको कहता है मैं आपको 30 रुपये लीटर रिफाइंड पेट्रोल देता हूँ, आप वो नहीं लेते। सही तो वो 30 रुपये वाला लीटर हम नहीं लेते और वो मंगवाते हैं बाहर से अरबों डॉलर खजाया करके। ईरान के अंदर बड़ा सख्त, देखिए रुपया उनका सस्ता है, हम उनके साथ बार्टर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? आलमी कोते करने नहीं देते सर, वो आलमी जब हमने वायदे किए हुए देखिए, अगर हमने अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़नी ना, या हमने वेस्टर्न, आप चाइना को भी छोड़ रहे हैं। आप मेरी आज बात रिकॉर्ड करके चाइना को तो आप पीछे छोड़ रहे हैं, चाइना को भी छोड़ रहे हैं, डालेंगे तो चाइना को भी। सबसे बड़ा शिकवा यही है कि पाकिस्तान एक तरफ चुनता नहीं है। कभी जंप मार के वो चाइना की तरफ चला जाता है, फिर दोबारा जंप मार के वो अमेरिका की। वो बदतमीजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे। सीख पैक पर कौन सा काम हो रहा है? कौन सा जहाज लंगर अंदाज हुआ अभी तक? कितनी ट्रेड हुई है ग्वादर पोर्ट के? आज ग्वादर पोर्ट का ये सी पैक का तमाशा 12 साल हो गए सुनते हुए। सही कह रहे हैं। कौन सी पोर्ट चली हो जाना चाहिए था उसको। ये हमें वो बात बताए। अगर हमने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी नहीं अपनानी ना, तो फिर ये सारे प्रोग्राम और ये तकरीरें और ये पैसे बेकार हैं। सही। आपका जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसने 23 साल में $230 बिलियन का नुकसान किया। आपका सारा कर्जा $130 बिलियन का है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का खाली लॉस $230 बिलियन है। फिर हमें फिर तो नुकसान उधर से ही हो रहा है। हम उसको ही रोक लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वो भी हमारे पर चलते हैं कि उसका बेनिफिशियरी भी इदारे ही है। सही कह रहे हैं। अभी थोड़ा सा अभी वो अफगानी को निकालने के लिए 31 अक्टूबर का जो टाइम दिया हुआ है, इसके उसको बॉर्डर को बंद करने के भी वो कोशिश की जा रही है। असल बहस है ना, अफगानियों को निकाल देना चाहिए कि उन्हें अब अब्जॉर्ब कर लें। 40 साल से तो वो इधर ही रह रहे हैं, उनके बच्चे भी इधर ही हैं, बहुत सारे कारोबार सारे, अच्छा बहुत सारे। देखिए, आपके 2-3 कारोबार है जो सारे चलाई वो लोग रहे हैं। खाने पीने की अशिया उनके नहीं है, ट्रांसपोर्ट सारी उनके कब्जे में है। तो आपकी जितनी ट्रांसपोर्ट है 70% अफगानियों के पास है। इस्लामाबाद में 100% बड़े घर किराएदार अफगानी है। दे आर फ्लडेड। आप देख रहे हैं निगरान हुकूमत कुछ कर पाएगी आवाम के लिए? कुछ आप फिर छोटी सी बात ये कि निगरान हुकूमत तो एक पपेट है। सही। तो वो चला तो वही रहे हैं जो 75 साल से मुल्क जो चला रहे हैं, वो कर लेंगे। आपको बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया राहुल खुर्शीद साहब, आपको बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। महंगाई की असल वजूहात और जो डॉलर कीमतें, वो भी जो मसाइल हैं, और जो हम कहते हैं अवाम को रिलीफ मिलेगा, उसमें रिलीफ में रुकावटें क्या हैं, आज बहुत सी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।